तो आज का टॉपिक है हमारा वही कल वाला थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग, और आज पार्ट 2 करेंगे और पूरा न्यूमेरिकल आज खत्म कर देंगे। If the ratio of the lower to higher absolute temperature is 5/6, what is the efficiency of the Carnot engine? ठीक है, तो देखिए सेकेंडों में आंसर आता है। लोअर टेम्परेचर T2 होता है, हायर टेम्परेचर T1 होता है। ठीक है, लोअर टू हायर टेम्परेचर इज 5/6, तो 1 - 5/6 कर देंगे ना। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो तो 1 - 5/6 ऐसे कर देंगे, तो 6 - 5 1/6, तो 1/6 E हो जाएगा आंसर इसका। देख रहे हैं, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं मेथड के ऊपर, कैसे सॉल्व करते हैं। कार्नोट इंजन की बात कर रहा है तो इफिशियंसी पूछ रहा है, तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इक्वल टू होता है 1 - T2/T1, तो 1 - T2/T1 जो लोअर टू हायर टेम्परेचर इसी को बोला जाता है, तो ये हो गया 5/6। ठीक है, यहाँ पे लगे तो लिख देता हूँ, T1 जो है वो हायर टेम्परेचर है। कुछ नए स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा तो लिख देता हूँ, और T2 जो है वो लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, तो 5/6, तो 6 × 1 6 - 5 1/6, और ये आंसर हो जाएगा। राइट, आ गया समझ में? चलिए, 21A चंद्रभूषण का राइट आंसर है। ओके, अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which of the following statement is true about an engine having an efficiency of 60% working under a temperature of 1000 Kelvin and 540 Kelvin? ठीक है, क्या बोला, किसी भी इंजन का इफिशियंसी 60% है। कल बोला था कि अगर आपको तुक्का लगाना है, तुक्का मतलब 99% सही होता है। ठीक है, तो मैं तुक्का का बात किया था कि अगर एग्जाम में आप सॉल्व नहीं कर पाए तो ये समझिए कि किसी भी इंजन का इफिशियंसी 50% से ही ज़्यादा है, तो समझिए कि कार्नोट इफिशियंसी 50% से कम आएगा। इसका मतलब है कि वो इम्पॉसिबल इंजन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, इम्पॉसिबल को ही हाइपोथेटिकल इंजन बोला जाता है। इसको यहाँ पे इम्पॉसिबल भी लिखा हुआ आ सकता है, यही हाइपोथेटिकल इंजन है। अब देखते हैं हम लोग सॉल्व करके सही में जो मैं बताया वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उससे हम लोग चेक कर लेते हैं अभी। ठीक, देखिए कैसे चेक करना है, कैसे चेक करना है। डेटा दिया हुआ है, किसी इंजन है, इंजन का इफिशियंसी 60% ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर जो है T1 = 1000 केल्विन, केल्विन में दिया है, चेंज भी करने की जरूरत नहीं है, और T2 जो है 540 केल्विन है। ठीक है, तो कार्नोट इफिशियंसी निकालते हैं हम लोग किस लिए, कंपेयर करने के लिए। और कार्नोट इफिशियंसी से ज़्यादा किसी का भी इफिशियंसी नहीं होता है। अगर हुआ तो वो इंजन इम्पॉसिबल इंजन होगा, हाइपोथेटिकल इंजन होगा। तो कार्नोट इंजन इक्वल टू 1 - T2/T1, इसके पहले भी लिखे थे यही वाला हम लोग, तो हो जाएगा 1 - T2 जो है 540 है अपॉन 1000। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 100 - 54 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा शायद से, अपॉन 100 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.46, 0.46, इसका मतलब क्या हो गया 46% हो गया। 46% और इंजन की एफिशिएंसी 60% था, तो कम है, तो लिखेंगे देयरफॉर कार्नोट efficiency is less than engine efficiency, so the engine is hypothetical। आया समझ में? बताइए, अगर नहीं आया समझ में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, डी राइट आंसर है शुभम वर्मा का। चंद्रभूषण आपका भी राइट आंसर है। आ रहा समझ में? तो फिर से सुन लीजिए, इस टाइप से कुछ भी आपका होगा क्वेश्चन,
मतलब 99% क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 99.99%। किसी इंजन का इफिशियंसी अगर 50% से ही ज़्यादा हो तो समझिए कि कार्नोट इफिशियंसी कम ही आ जाएगा, उससे आता ही है। जितना भी मैं न्यूमेरिकल किया हूँ उसमें मैं देखा हूँ, ठीक है। 99%, 99.99% बोल रहा हूँ, 0.1% कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में ये हाइपोथेटिकल इंजन इम्पॉसिबल इंजन हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 1800 Kelvin and 1000 Kelvin, what will be the lowest heat rejection per kilowatt net output of the engine? Lowest heat rejection per kilowatt, ठीक है। लोवेस्ट हीट रिजेक्शन यानी Q2 पूछ रहा है या QR पूछ रहा है, और QR पर किलोवाट। जिनको आता है वो सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व करिए, मेरे से पहले आप आंसर बता दीजिए तो मज़ा आएगा, प्रैक्टिस करेंगे सही रहेगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो देखना है, ठीक है। बताइए, देखिए डेटा को समझ लेंगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। कोई है आंसर करने वाला? चलिए थोड़ा तो टाइम इसमें लगेगा ही। डेटा देख लीजिए क्या है, क्या है। T1 दिया हुआ है 1800 केल्विन, T2 दिया हुआ है कितना 1000 केल्विन, और पर किलोवाट नेट आउटपुट दिया। पर किलोवाट नेट आउटपुट का मतलब होता है वर्क डन जो है वो 1 किलोवाट है। पर किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट आउटपुट यानी नेट आउटपुट यानी वर्क डन है ये 1 किलोवाट, ठीक है। तो हीट रिजेक्शन पूछ रहा है यानी Q2 पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग डायग्राम पे नहीं जाएंगे, जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो कार्नोट इफिशियंसी का यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए। कार्नोट इफिशियंसी, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है, और कार्नोट इफिशियंसी इक्वल टू ही होता है वर्क डन अपॉन Q1 यानी हीट सप्लाई, QT यानी हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे 1 माइनस T2 जो है 1000 है और T1 जो है 1800 है। आपको बताया हूँ पहले भी, अभी भी बताता हूँ, T1 और T2 में कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा T1 है कौन सा T2 है, क्या ऊपर रखना है। तो हमेशा ऊपर में लोवेस्ट वैल्यू रखना है। दोनों टेम्परेचर को चेक कीजिएगा, ये तो केल्विन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, और हमेशा लोवेस्ट टेम्परेचर को ऊपर में रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दिए, ठीक है। इसके साथ ही लिख देंगे W/Q1, यहाँ लिख देते हैं हम लोग W/Q1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो W वर्क डन जो है 1 है, 1, और सॉरी एक मिनट, व्हाट विल बी द लोवेस्ट हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, Q1 निकाल लेंगे, हाँ Q1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 18 माइनस 10 जो है वो क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 18 ये हो जाएगा 8 अपॉन 18। इसको चाहें तो आप ऐसे be रख सकते हैं या इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा, इधर आ जाएगा Q1 18 इंटू 1 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9/4 जो है 9/4 कितना हो जाएगा, इसको अभी फ़िलहाल हम लोग इसको ऐसे ही रख देते हैं। Q1 यानी जो होता है हीट सप्लाई होता है 9/4, ठीक है। हीट रिजेक्शन यानी Q2, तो हीट रिजेक्शन Q2 इक्वल टू हीट सप्लाई Q1 माइनस वर्क डन होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 9/4 और वर्क डन 1 है -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व नहीं करने आता है तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन 4, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। 5/4 आंसर में तो नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 4 5 से 1 से जाएगा, 1 बच गया,
पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 लगाइए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए और 4 बच्चे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.25 इसका आंसर आ जाएगा, 1.25 इक्वल टू 1.25, ठीक है। Q2 हो जाएगा 1.25 किलो जूल, ठीक। इसको अभी मिटा देते हैं। तो कैलकुलेशन आपको जिस मेथड से आता होगा उस मेथड से कर सकते हैं। यहीं आप करना चाहें तो यहीं पहले कर सकते हैं। यहाँ करेंगे तो 2.25 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको तो 2.25 नहीं, यहाँ नहीं, एक मिनट, इसको यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो 2.25 आ जाता है, यहाँ पे 2.25, ठीक है। तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे ये वाला वर्क डन वाला, तो 1.25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी ये किलो वाट में है, किलो जूल लिखा हूँ किलो वाट में, ठीक है। आ रहा समझ में? अच्छा, इसका क्लियर नहीं हुआ, एक बार और समझा दे। शुभम शुक्ला बोल रहे हैं, शुभम वर्मा, ठीक है। 23C चंद्रभूषण एंड शशिभूषण का राइट आंसर है, ठीक है। देखिए क्या है, कभी भी ये देखिए कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल का 2 फार्मूला है, ठीक है। एक 1 - T2/T1 और कार्नोट साइकिल इक्वल टू ही होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। एक और फार्मूला आता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, COP इक्वल टू होता है हीट सप्लाई माइनस वर्क डन, इसका उल्टा, देखिए इसका उल्टा, ठीक है। तो इसका बाद में बात करेंगे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मिनट, अभी आ गया मैं, हाँ। तो इफिशियंसी का ही फार्मूला देखिए, ये ऐसा नहीं है कि लाइन से लिखना है। कार्नोट इफिशियंसी या कोई भी इफिशियंसी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होता है, कितना वर्क डन हुआ और कितने वर्क हीट सप्लाई हुआ, उसमें से कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज जैसे आप देखते हैं, तो आप मान लीजिए कि 65 मार्क्स आपने पेपर में ले लिया आउट ऑफ 100, ठीक है। तो कितने मार्क्स का पेपर था? 100 का था, उसमें से लिए कितना? 65, इसलिए तो हम लोग 65 ऊपर लिखते हैं, 100 नीचे लिखते हैं। तो हीट सप्लाई कितना हुआ है? Q1, वर्क डन कितना हुआ? तो W, इसलिए ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमारा जो हमारे पास ये क्वेश्चन में डेटा दिया है T1 और T2, ठीक है, T1 और यहाँ पे T2 दिया है। तो इसमें एक Q1 चाहिए या फिर वर्क डन चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द लोवेस्ट हीट रिजेक्शन, लोवेस्ट हीट रिजेक्शन। Q2 जो है वो लोवेस्ट हीट रिजेक्शन है, लोवेस्ट हीट रिजेक्शन, ठीक है। और Q1 जो है हायर हीट है, हीट है, टेम्परेचर नहीं, हायर हीट है, ठीक है। ये ऐसे मानकर चलिए, यानी या फिर ये हायर हीट नहीं लिख के लिखेंगे हम लोग हीट सप्लाई, हीट सप्लाई, ये हीट सप्लाई है Q1 और Q2 जो है वो हीट रिजेक्शन है। कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं Q1 हीट सप्लाई है, QS लिखते हैं, और Q2 जो होता है हीट रिजेक्शन, इसलिए इसको लिखते हैं QR। यहाँ पे लिखा रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट, पर किलो वाट नेट आउटपुट का मतलब नेट आउटपुट यानी ये W है, तो पर मतलब 1, ठीक है, 1। तो यहाँ पे वर्क डन 1 हो गया। बस बाकी क्या है, फार्मूला में लगा दिए हैं हमने और सॉल्व कर दिया है। बाकी मैथ से इंजीनियरिंग यहाँ पे ख़त्म होगा। हाँ, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थोड़ा सा है, कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझा बताओ। टेक्निकल डेव, क्वेश्चन का नंबर बताना है कौन सा नहीं समझा है, ठीक है, ऐसे बताना है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ठीक है। आप जब समझ जाते हैं ना, इस करने में, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए आप बोल रहे हैं ना टाइम लगने का, अब भी देखिए
टाइम लगने की बात कर रहे हैं ना, टाइम लगने का। तो अभी मैं देखिए टाइम देख लो कितना देर लग रहा है, इसको भूल जाओ, ये डेटा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइम देख लीजिए कितना लग रहा है। देखिए टाइम देखिए, अब कार्नोट इफिशियंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1, और कार्नोट इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। अब चलिए 1 माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर यानी कम है ये 1000, T2 जो है ये है 1800 इक्वल टू वर्क डन जो है पर किलोवाट नेट आउटपुट यानी वर्क डन है ये, तो 1 हो गया अपन Q1 है, तो Q1 यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1800 माइनस 1000, ये हो जाएगा क्या 800 अपन 1800 इक्वल टू 1 अपन Q1, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 अपन 18, यहाँ पे ये Q1 को इधर लेकर आएंगे, इधर जाएगा, और ये इधर लेकर जाएंगे तो 18 इंटू 1 अपन 8 हो जाएगा। 18/8 करेंगे तो 8 दूना के 16 होता है, ठीक है। 2 बचा तो 8 दूना 16 फिर हो जाएगा, 4 बचा 8 पंचे 40 हो जाएगा, 2.24 हो जाएगा, ठीक है। Q1 आ गया, तो हम यहाँ से Q2 निकालेंगे। Q2 क्या है, हीट रिजेक्शन है Q2, तो Q2 इक्वल टू हीट सप्लाई Q1 माइनस वर्क डन होता है। हीट सप्लाई 2.25 है माइनस वर्क डन 1 है, तो 1.25 किलोवाट आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगा बताइए? एग्जाम में डेटा थोड़ी लिखना है, मैं आपको समझा रहा था लिखकर, डेटा तो क्वेश्चन से ही उठा लेना है डायरेक्ट, प्रैक्टिस अगर रहेगी तो। नंबर 24, an engine operates between temperature limits of 900 Kelvin and T2 and another between T2 and 400 Kelvin for both to be equally efficient, the value of T2 will be। जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, मतलब यहाँ T1 T3 दिया है, T2 की वैल्यू पूछ रहा है या इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू को 900 और 400 को मल्टीप्लाई कर देना है। 900 और 400 को मल्टीप्लाई कर देना है और रूट लगा देना है, ठीक है। तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका, 4 जीरो हो जाएगा। 36 का रूट जो होता है 6 होता है, 4 जीरो है तो रूट निकलेगा, तो 2 जीरो हो जाएगा, 600 केल्विन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। कितना टाइम लगा बताइए? ये कब होगा? देखो अब देखो यहाँ पे लिखा है बोथ टू बी इक्वली इफिशिएंट द वैल्यू ऑफ T2 इज। दोनों दो इंजन है, दोनों इक्वल इफिशियंसी वाले इंजन हैं, ठीक है। तो अभी मैं कंसेप्ट से आपको बताता हूं कैसे होगा, ठीक कैसे होगा। बोथ इंजन इज सेम इफिशियंसी, सेम इफिशियंसी। अब जो कोर्स से पढ़ रहे हैं ना पहले से, कंसेप्ट जिनका क्लियर है वो उनको सेकेंडों में 10 सेकेंड में आंसर तो कर ही देंगे। क्या होगा 9 चौका 36, ठीक है, तो 36 का 6 तो ये वाला हो जाएगा आंसर, ऐसे ही दिख जाएगा क्वेश्चन बिना पेन उठाए, ठीक है। अगर दोनों इंजन का इफिशियंसी सेम है, इफिशियंसी क्या सेम है, इफिशियंसी सेम है, तो फार्मूला होता है T2 का। T2 मतलब इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऐसे बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट टेम्परेचर। कभी कभी अंग्रेजी में ऐसा लिखा रहेगा T2 की जगह पे कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर बताओ, तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होता है T2 इक्वल टू होता है अंडर रूट T1 इंटू T3, ये होता है फार्मूला। तो T1 T3 कुछ भी हो चलेगा, T1 जो है वो 900 है और T3 जो है वो 400 है, ठीक है। तो 900 और 400 36, 9 चौका 36, 4 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो 36 का 6 होता है रूट, 4 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, केल्विन हो गया। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा एक और क्वेश्चन मैं यहीं पे बता रहा हूँ। दूसरा अगर सेम बोथ इंजन इज सेम आउटपुट, अगर दोनों इंजन का आउटपुट सेम है, यहाँ पे इफिशियंसी सेम था, अगर दोनों इंजन का आउटपुट सेम है तो फॉर इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 इक्वल टू होता है T1 प्लस T3 डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। यहाँ पे इफिशियंसी के जगह पे अगर सिर्फ आउटपुट लिख दिया रहता तो मामला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 900 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 900 प्लस 400 1300 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया 650 केल्विन। तो ये आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर डी आ गया और ये भी ऑप्शन में आंसर है। तो यहाँ पे आपको जब भी करेंगे तो यहाँ पे देखना है कि इफिशियंसी सेम है या आउटपुट सेम है। इफिशियंसी सेम है तो मल्टीप्लाई करना है, आउटपुट सेम है तो दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। आउटपुट सेम है तो दोनों टेम्परेचर को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अगर इफिशियंसी सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना है। पहले ही जूम कर देता हूं, नहीं तो बाद में बोलोगे जूम करना है। ठीक है, और जूम करते हैं, दिख रहा होगा आप। An inventor stated that the new engine the invented reject 30% of the heat it absorbed from the reservoir, while the temperature of the source and the sink are maintained at 500 Kelvin and 200 Kelvin respectively. His engine is equivalent to। एक इन्वेंटर है जो इन्वेंट क्या है, एक इंजन जिसके इंजन में 30% ही हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहीं से मैं आंसर बता दूंगा सेकेंडों में। जो बोला था कि तुक्का लगा लीजिएगा, वो तुक्का भी 100% सही वाला तुक्का है। इसका इंजन अगर 30% हीट रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि इफिशियंसी दे रहा है 70% का, 70% का इफिशियंसी दे रहा है। कार्नोट इंजन से कंपेयर करेंगे, कार्नोट इफिशियंसी इससे कम आ जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल इंजन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। इन्वेंटेड रिजेक्ट 30% ऑफ द हीट एट ऑब्जर्व। तो इसका मतलब है हीट रिजेक्शन मतलब होता है Q2 यानी हीट रिजेक्शन कितना परसेंट, 30%। 30 को हम लोग 0.3 लिखते हैं, 0.3 लिखते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द हीट ऑब्जर्व, जितना हीट ऑब्जर्व किया है उसका 30% हीट रिजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि हीट ऑब्जर्व जो किया है, हीट ऑब्जर्व किया है वो 70% किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, 0.3 Q1। तो इसको लिखेंगे Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 0.3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मजा आएगा। टेम्परेचर दिया हुआ है T1 इक्वल टू 500 केल्विन और T2 इक्वल टू दिया है 200 केल्विन। इसको आप किसी भी तरीका से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। 2 तरीका इसको मैं बताऊंगा कि आंसर इसको लाने का 2 तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बताऊंगा अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी। देखिए पहला मेथड है, दोनों से आंसर मैं चेक करके बताता हूं। मेथड 1 क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी होता है इंटीग्रल dq अपॉन t इज लेस देन 0 अगर रहा तो ये इंजन जो है पॉसिबल होगा एंड पॉसिबल होगा और क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, ये इंजन, ठीक है, मतलब dq अपॉन t लेस देन 0 से कम अगर वैल्यू होगा तो पॉसिबल होगा। अगर हम आंसर निकालेंगे 0 से ज़्यादा आ गया तो इम्पॉसिबल इंजन हो जाएगा। तो dq अपॉन t यही वाला लिख रहा हूँ, यही वाला dq अपॉन t का फॉर्मूला होता है, dq अपॉन t का फॉर्मूला जो होता है वो होता है q1 अपॉन t1 माइनस q2 अपॉन t2। अब ये फार्मूला जब आपको मिल गया तो आप तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या है देखिए, Q1 Q2 दिया है, ठीक है, इसको हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे। तो Q1 मतलब क्या है, Q1 का मतलब Q1 ही लिख दीजिए, अपन T1 जो है वो 500 है, माइनस Q2 जो है 0.3 Q1 है, 0.3 Q1 है, और T2 जो है वो 200 है। ठीक है, 200 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए हमें, तो इसको इधर लेकर जाते हैं
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो फिर से दूसरा करेंगे। इसमें देखिए ये Q1 जो है और Q1 जो है इसमें कट जाता है यहीं पे, तो ज़्यादा इसका लोड नहीं लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए 200 इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 200 माइनस 0.3 इंटू 500, इस तरीक़ा से करनी। इस तरीक़ा से आप करेंगे क्यों, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। कैलकुलेशन जितना सिंपल हो सही रहेगा। Q1 अपन T1 जो है 500 है, माइनस Q2 जो है 0.3 Q1 है अपन 200 है। इसको जो है इधर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 Q1 अपन 200 इक्वल टू Q1 अपन 500। ठीक है, ये Q1 से Q1 कट जाएगा इक्वल के इधर, तो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, हमें सॉल्व क्या करना है, एक मिनट। तो हाँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। Q2 इक्वल टू 0.3 Q1 है। ठीक है, तो Q2 को रख दिया और Q1 यहाँ Q1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे हम लोग। 0.3 Q1 अपन 200 इक्वल टू Q1 अपन 500। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको ऐसे ही कैंसिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर इसको Q1 यहीं ऐसे ही रखते हैं तो Q1 इक्वल टू जब इधर जाएगा तो Q1, हाँ एक मिनट, हो गया सॉल्व हो गया। Q1 अपन 0.3 Q1 200 इक्वल टू Q1 अपन 500 है। ठीक है, ये भी तो है ना साथ में, इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, तो गड़बड़ इसलिए हो जा रहा कि सब कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये समझ रहा था। इस तरीक़ा से हो जाएगा, ये भी है ना साथ में हमारा, तो इसको ऐसे लगा देते हैं कि 2 बार इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये Q1 से Q1 हो गया कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू, तो 2 अपन 0.3 इंटू 5। ठीक है, तो 2 अपन 15 दूना 30, तो हो जाएगा 3, 2/3। तो 2/3 या जो भी आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ग्रेटर देन कितना है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो इंजन जो होगा वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इंजन होगा। ठीक है, दूसरा मेथड एक देख लेते हैं। अच्छा, कोई कैलकुलेशन बता रहा क्या, 25 का C तो पहले बता चुके हैं। हाँ, इफिशियंसी अगर 50 से ऊपर होगी तो शुभम वर्मा, तो ही इफिशियंसी अगर 50 से ऊपर होगी तो इंजन जो है इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि कार्नोट इफिशियंसी कम आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, दूसरा मेथड देखेंगे। देखें, एक इंजन इफिशियंसी जो इन्वेंटर इन्वेंट किया है ना, उसका इंजन इफिशियंसी निकालते हैं 1 माइनस Q2 अपन Q1 पे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 1 माइनस Q2 अपन Q1 ये निकाला था मैं 0.3, तो ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, 0.7 इसका आंसर आ गया, 0.7 0.70। ठीक है, यानी अगर परसेंटेज में बात करें तो 70% आ गया। जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा कि ऐसा ये इंजन बनाया है जिसका एफिशिएंसी 70% आ रहा, जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है या फिर इंजन पहले से जो दिया है जिसका एफिशिएंसी, उसको Q1 Q2 हीट पे हम लोग सॉल्व करते हैं और हम कंपेयर करेंगे कार्नोट इफिशियंसी से। कार्नोट इफिशियंसी जो है इससे सेकेंड मेथड है, ये सेकंड मेथड। कार्नोट इफिशियंसी होता है टेम्परेचर पे, 1 माइनस T2 अपन T1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस T2 जो क्या है 200 है और T1 जो है वो 500 है ना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 5 माइनस 2 3 अपन 5,
3/5 है। तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है तो 5 एकम 5 और 20 25 100, तो 3 दूना के 6 यानी 60% आ गया आपका क्या, कार्नोट इफिशियंसी। लेकिन इसका इन्वेंटर जो इन्वेंट किया क्लेम कर रहा है कि 70% उसका इफिशियंसी इंजन दे रहा है, तो इम्पॉसिबल है, झूठ बोल रहा, नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो ये 60% आया तो कम है, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल इंजन हो गया। इस तरीका से सभी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीका से भी कर सकते हैं कि dq/t इज लेस देन 0 आया तो पॉसिबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। तो ये जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, कैलकुलेशन आपका यहाँ तक मिस्टेक भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो भी वैल्यू आ रहा उस वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो 0 से तो ज़्यादा ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 0 से ज़्यादा ही वैल्यू आ रहा है, तो किसी भी तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल मैं बात करूं इसका कैलकुलेशन का, एक और अगर क्या बोल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन रेडी कर रहा हूं, आज दिन भर रेडी किया हूं, तो उसको देखते हैं कल। उसका फ्लूइड मैकेनिक्स भी जितना होता है, जितना एग्जाम में आता है कम से कम उतना तो करा देंगे। देखिए, कोर्स जो है, प्रैक्टिस जो है यूट्यूब पे आपको चलते रहेगा, न्यूमेरिकल वगैरह। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कोर्स, फुल कोर्स जो है ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे पब्लिश है। NHPC और THDC का स्पेशल कोर्स पब्लिश होगा, झारखंड SSC का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कंसेप्ट भी पढ़ते रहेंगे ना, सिर्फ न्यूमेरिकल के भरोसे तो नहीं रहना है ना, थ्योरी का भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट के साथ आप प्रैक्टिस करिए तो और ज़्यादा बेहतर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, हाँ, क्या बता रहा था कैलकुलेशन के मामले में। ठीक है, एक और कैलकुलेशन जो है यहाँ पे मैं अच्छे से कैलकुलेशन इसको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ जगह चाहिए। देखिए, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए दोनों को LCM ले लेंगे, 500 गुने 200, या दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 500 इंटू 200 क्या हो जाएगा, 5 दूना के 2, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 मत लीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। अगर 1,000 लेते हैं तो 1,500 के भी टेबल में आएगा, 200 के भी टेबल में आ जाए। तो यहाँ 500 जो है 1,000 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2Q1। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस का दीजिए। इसमें 200 को 1,000 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 या 15 हो जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1.5 हो जाएगा Q1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2Q1 और माइनस 1.5 Q1, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0.5 Q1 अपॉन 1,000। ठीक है, 1,000 का मतलब होता है 0.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, अगर हम इसको 5 लिखते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो एक जीरो यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। 10⁻+4 को ऊपर लेकर जाते हैं -4, तो भी ये क्या है, ग्रेटर है किससे, 0 से। तो इससे ग्रेटर आ गया तो इंजन जो होगा इम्पॉसिबल आ गया, इम्पॉसिबल। ये थोड़ा सा कम समय में हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें भी कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा किसी में भी। अब एग्जाम में जाए, एक और मेथड बता देता हूँ, एक और मेथड। अगर आप एग्जाम में जाते हैं, किसी का क्वेरी है तो मैं देख लेता हूँ क्वेरी। हाँ, कोएफिशिएंट हमेशा 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए, एक और मेथड मैं बता देता हूँ। इस मेथड से सॉल्व करने का क्या मतलब है कि आप अगर बताइए कि इन्वेंटर इन्वेंट कर रहा कि हीट रिजेक्ट इसका 70% हो रहा, तो हीट सप्लाई कितना हो रहा, 30% हीट रिजेक्ट हो रहा, यानी हीट पर तो इफिशियंसी कितना हो गया, या वर्क डन हो गया 70%। तो हमें सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हमें पता है
कि इन्वेंटर बोल रहा है कि उसका इंजन 70% का इफिशियंसी दे रहा है, क्योंकि हीट रिजेक्ट लॉस तो 30% हो रहा ना, तो जितना बच गया 100 में से 30 गया तो कितना 70 बच गया। तो डायरेक्ट क्या कर दिया, ये Q जो दिया हुआ है ना हीट वाला, तो इसको छेड़छाड़ ही नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट कार्नोट निकालना है 1 - T2/T1 और इसका वैल्यू आ गया 60%। तो इसी से समझ जाना है कि 70% से कम आ रहा कार्नोट इफिशियंसी, तो ये इंजन इम्पॉसिबल है, टाइप से क्लियर हो जाए। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, 2500 किलोजूल पर मिनट हीट इज सप्लाइड टू अ हीट इंजन एट 1200 Kelvin. It reject heat at 1500 किलोजूल पर मिनट एट 600 Kelvin. This type of engine is, ये किस टाइप का इंजन है, क्या दिया है डेटा, हीट सप्लाई जो हो रहा है, हीट सप्लाई यानी Q1 इक्वल टू 2500, यूनिट लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, यूनिट सेम है। हीट रिजेक्ट जो हो रहा है ना वो Q2 है 1500, ठीक है। T1 जो है वो है 1200 केल्विन और T2 जो है वो 600 केल्विन है, ठीक है, 600 केल्विन है। ओके क्या हो गया, हाँ देखो भूल गया ना, क्या कर रहा था, हाँ बाय क्लॉसियस इनइक्वालिटी से इसको सॉल्व करना है, बाय क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है। थोड़ा सा पेन को लग रहा पतला करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा मोटा हो गया है, ठीक है। तो क्या है, इंटीग्रल dQ/T इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं फार्मूला Q1/T1 माइनस Q2/T2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, हाँ सॉल्व करेंगे तो Q1 कहाँ गया भाई 2500/T1 1200 माइनस Q2 1500/T2 600, पूरा मैथ कराया जा रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो इसको अगर कट कुट नहीं करे, डायरेक्ट भी आप सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, कट करेंगे तो भी आ जाएगा। इस 2 0 से 2 0 को कैंसिल, इस 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 12 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या, 12 और 6 का मल्टीपल जो है 12 सबसे बड़ा, जो अगर दोनों सेम टेबल का अगर नंबर है ना तो उसका सबसे बड़ा वाला ले लीजिए। 6 और 12 सेम टेबल का, 6 दूना 12, तो सबसे बड़ा है 12, ठीक है। तो यहाँ 25 को 25 ही रख लीजिए, क्योंकि नीचे 12 है तो नीचे 12 है, 25 माइनस, माइनस का साइन है। अब 6 को 12 करने के लिए, क्योंकि यहाँ हम 12 लिखे हैं, तो 6 को 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 30 -5/12। ये -5/12 जैसा है ना वैसा ही रखे, कुछ नहीं है। -5/12 जो भी है, ठीक है, माइनस के में 0 से वैल्यू कम होता है ना, 0 से वैल्यू कम होगा, तो ये क्या है, लेस देन 0 है, तो ये इंजन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा, क्योंकि बाय क्लॉसियस इनइक्वालिटी, सॉरी क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। बाय क्लॉसियस इनइक्वालिटी बोलता है कि इंटीग्रल dQ/T इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, तो क्या होगा, पॉसिबल, इंजन जो होगा वो पॉसिबल होगा और इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो राइट आंसर हो गया बी, राइट आंसर हो गया बी। A Carnot heat pump is used to maintain a room at temperature of 27 degrees Celsius. The initial temperature of the room was -4 degrees Celsius. The heat loss from the room is 20 kilowatt. What is the power requirement of the pump? Power requirement of the pump is जो पूछ रहा है ना, power requirement of the pump, इसी को बोला जाता है W, यानी वर्क डन, ठीक है। इसको डेटा की बात करते हैं, पावर रिक्वायरमेंट निकालना है हमें W, डेटा की बात करते हैं तो T1 जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, 273 इसमें ऐड कीजिए और इसको बना दीजिए केल्विन में, 300 केल्विन हो जाएगा। T2 जो है वो -4 डिग्री है, इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, कम हो जाएगा और 269 केल्विन हो जाएगा। और क्या दिया है, हीट लॉस फ्रॉम द रूम इज 20 किलोवाट। हीट लॉस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है, हीट लॉस हो रहा है, यानी Q2 इक्वल टू क्या है, 20 किलोवाट, ठीक है।
अब तो सॉल्व कर लेंगे ना, Q1 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए इसको एक और फॉर्मूला है, थोड़ा नया सीख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मैं किसी भी मेथड से कर लूँगा, हर क्वेश्चन यहाँ पे जो होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स RAC का क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और हर क्वेश्चन 2-2, 3-3 मेथड है, किसी भी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। आप जिस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहेंगे उस मेथड से सॉल्व कर जाएगा। देखिए लेकिन फिर भी मैं दूसरा फार्मूला यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP इक्वल टू होता है हायर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो ये निकल जाएगा। और COP का ही फार्मूला होता है हीट सप्लाई अपॉन वर्क डन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T1 जो है कितना है, 300 है, और T1 यहाँ पे 300 माइनस 269 इक्वल टू Q1 हीट सप्लाई जो है 20 है, हीट लॉस या हीट सप्लाई अपॉन वर्क डन। ये वर्क डन यानी पावर है, यही कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं, क्या फिलहाल वहीं रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 269 31 हो जाएगा, 20 अपॉन W हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से जब करेंगे तो वर्क डन W, x को W इधर लाइए, और यहाँ 20 इंटू 31 अपॉन 300, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 31 नहीं है, मान लीजिए कि 30 ही है, 30 है सिर्फ, ठीक है। करने में आसान हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 15 दूना 30 हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये 30 है, तो 15 एक कम 15, 15 दूना 30, तो वर्क डन जो है यानी पावर रिक्वायर्ड 2 आ गया किलोवाट, ठीक है। 2 ये 2 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 31 रख के ही तो 2.07। दूसरे मेथड से देखिए, अब ये फार्मूला मैं बताया, दूसरे मेथड से कर लेता है। कार्नोट इफिशियंसी से करके बता दूं, देखो कार्नोट इफिशियंसी या कोई भी इफिशियंसी से करके बता दूं। कार्नोट से बता दूं क्या, कार्नोट लिखा भी है हीट पंप, ठीक है। तो क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। और कार्नोट इफिशियंसी ही होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। अब देखिए COP जो होता है इस फार्मूला का उल्टा होता है। अगर इस फॉर्म में ये फार्मूला मैं लिखने जाऊँ ना, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। ये इस फार्मूला के उल्टा है, सीधे रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है। इसलिए जो यहाँ पे COP जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q1 अपॉन W होता है, Q1 अपॉन W होता है। वहीं पे कार्नोट इफिशियंसी में होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, Q1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 1 माइनस T2 कितना है 269, T1 300 इक्वल टू यहाँ पे वर्क डन हमें तो निकालना है, पावर रिक्वायरमेंट अपन हीट लॉस दिया हुआ है कितने का 20 किलोवाट का, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 300 माइनस 269 31 अपॉन 300 हो जाएगा इक्वल टू W अपॉन 20। तो W पावर रिक्वायरमेंट जो 20 इसके साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 31 हो जाएगा अपॉन 300 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, 15 दूना 30, और 15 एक कम 15, 15 दूना 30, 2 आ गया। 31 को मैंने 30 मान लिया है, ठीक है। 31 को 30 मान लिया, आप लोग जो निकालना 2 आ गया। तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वैसे ही आएगा। सेकेंड मेथड में जो फार्मूला याद है उसी फार्मूला से याद कर सकते हैं। If a Carnot engine reject 1/4 of the heat from the reservoir, what is the efficiency of Carnot engine? अब देखो भैया रिजेक्ट कर रहा 1/4, तो इफिशियंसी पूछ रहा, तो 1 माइनस 1/4 यानी 4 इंटू 4 माइनस 1 3/4, 3/4 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो 25 चौका 100, 25 या 75, 75% हो जाएगा यानी 0.75 हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। कितना सेकंड लगा देख रहे। अब कैसे करना है, अब मेथड भी सीख लीजिए। कार्नोट इंजन है, रिजेक्ट कर रहा हीट रिजेक्ट कर रहा QR, कितना हीट QR लिखता हूँ, हीट रिजेक्ट 1/4
किसके, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जहां हीट सप्लाई हो रहा है, QS, ठीक है। तो हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई अगर लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो इफिशियंसी पूछ रहा है तो कार्नोट इफिशियंसी पूछ रहा है तो लिख देते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई, ऐसे भी होता है तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो 4 × 1 4 माइनस 1 3/4। 3/4 ऐसे करने से समझ में नहीं आएगा कि अगर नहीं पता है कि 0.75 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 होगा, लेकिन वैसे हम लोग नहीं करेंगे। इफिशियंसी परसेंटेज में होता है तो परसेंटेज के लिए 100 हम लोग लगा लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4 × 4 और 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 × 75 हो जाएगा 75%। 75% को ही 0.75 बोला जाता है। सी आंसर हो गया बाय मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, What is the amount of maximum work that can be extracted from a Carnot engine working between temperature 1000 to 100 Kelvin? ये देख लीजिए, ये भी सेकेंडों में हो जाएगा, ठीक है। क्या टेम्परेचर का वर्किंग हो रहा जो 1000 और 100 के बीच में, नहीं थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अच्छा मुझे लगा 500 है, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा, तो डेटा दिया है, ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है। टेम्परेचर ये एसएससी में क्वेश्चन आया था, T1 जो है 1000 केल्विन है और T2 जो है 100 केल्विन है। मुझे लगा इफिशियंसी पूछा है और ये 500 है तो तुरंत हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर एक दूसरे के डबल हो ना, एक 500, 1000, एक 200, एक 400 ऐसे टेम्परेचर हो तो 50% इफिशियंसी आ जाता है, ठीक है। वो नहीं है क्वेश्चन। T1 T2 दिया है और मैक्सिमम वर्क यानी W पूछ रहा है, W पूछ रहा है तो भैया उसको हीट सप्लाई तो देना चाहिए था। हीट सप्लाई जो है Q1 वो तो चाहिए हमें, हीट सप्लाई ही नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। एसएससी जेईई में क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेना है कि हीट सप्लाई 1 यूनिट है, ठीक है। क्या करेंगे, अज्यूम हीट सप्लाई इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट हीट सप्लाई हो रहा है ऐसे अज्यूम कर लेना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक। फिर सॉल्व करना है, कार्नोट इफिशियंसी लगा देना है। कार्नोट इफिशियंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 माइनस T2 जो है 100 है और T1 जो है 1000 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 100 माइनस 1 नहीं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ ना। 10 माइनस 1 9 अपॉन 10 हो गया, यानी 0.9 हो जाएगा इफिशियंसी, यानी 90%, ठीक है। ये हो गया। इससे बात नहीं बन रहा है, हमें निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है। आपको क्या बताया था कि कार्नोट इफिशियंसी का दूसरा वाला फार्मूला कि वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होता है। तो भैया हीट सप्लाई तो देने को हो ना, इसको नहीं दिया तो अज्यूम कर लिए 1 यूनिट है, ठीक है। तो कार्नोट इफिशियंसी 0.9 है, वर्क डन हमें निकालना है, हीट सप्लाई 1 यूनिट दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो तो हीट वर्क डन जो है ये 1 इधर चला जाएगा तो 0.9 इंटू 1 0.9 ही होगा। तो ये हो गया वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन 0.9, ये ठीक है। A Carnot engine reject 30% of observed heat at a sink at 30 degrees Celsius. The temperature of heat source is, heat source पूछ रहा है, ठीक है। अब भाई तो यहाँ पे हीट, अच्छा टेम्परेचर पूरा चला, चलिए टेम्परेचर हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हीट रिजेक्ट जो है Q2 30% है, यानी 0.3 ऑफ ऑब्जर्व हीट यानी Q1 हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी लिखता हूँ क्योंकि आप इतना तो समझ गए हैं, Q2 अपन Q1 अपन इक्वल टू 0.3, डेटा तो इतना समझ गए हैं। सिंक टेम्परेचर मतलब T2 दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 प्लस 273। ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है लेकिन आपको फिर भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 303 केल्विन और T1 Q1 Q2 T1 T2 के बारे में बताया है, तो ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको बाय क्लॉसियस इनइक्वालिटी से।
बाय क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है, इंटीग्रल dq अपॉन टी इक्वल टू q1 अपॉन t1 माइनस q2 अपॉन t2, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, q2 इक्वल टू 0.3 q1 है, तो q1 इक्वल टू क्या होगा, q1 इक्वल टू q हो जाएगा, q2 इक्वल टू 0.3 q हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने में ना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि q1 जो है वो q है और q2 जो है वो 0.3 q है, ठीक है। ऐसे दोनों जैसे भी लिखेंगे कट ही जाना है दोनों को एक जगह पे जाके, ठीक। तो यहाँ पे देखिए q1 क्या है, q है, t1 हमें दिया हुआ है कितना, t1 तो हमें निकालना है भैया, माइनस q2 जो है 0.3 q दिया है और t2 जो है वो 303 दिया हुआ है, 303 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे इधर, तो 0.3 q अपॉन 303 इक्वल टू q अपॉन t1 हो जाएगा। इस q से इस q को कैंसिल कर दीजिए, ये t को इधर लेकर आएंगे तो ये इधर आ जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में, इस चीज़ को इधर लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा 303 अपॉन 0.3, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, हाँ। तो ये कैसे हो गया, एक अगर पॉइंट हटा, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट अगर यहाँ लेकर आते हैं तो यहाँ पे एक जीरो हो जाता है, ठीक है। तो 3 एकम 3 जीरो, फिर से 3 एकम 3 और ये जीरो, तो ये हो जाएगा 1010 केल्विन, 1010 केल्विन हो जाएगा, ठीक है क्या कहीं आंसर में 1010 केल्विन है, ये तो डिग्री सेल्सियस में है। अब देखिए यहाँ पे आंसर दिया है 1010 डिग्री सेल्सियस, अगर ये आप गलती से कर देते ना आंसर डी तो रॉन्ग हो जाता आपका, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद भी आंसर रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो दिया हुआ है, लेकिन हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है, हम केल्विन में आंसर निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 इक्वल टू 1010 माइनस 273 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ तो भी 737 आ जाएगा, 737 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। मान लो सेकेंड मेथड और आसान है, हीट रिजेक्ट 30% कर रहा है, हीट रिजेक्ट 30% कर रहा है, मतलब इफिशियंसी है कार्नोट इफिशियंसी जो है वो 70% है, यानी 0.70 है, ठीक है। तो कार्नोट इफिशियंसी होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक। तो कार्नोट इफिशियंसी 70% है, ये हमने समझ लिया, 0.7। 1 माइनस T2 जो है वो कहाँ दे है, 303, और T1 तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो ये इधर लेकर आते हैं, ये 300 अपॉन T1 जो है यहाँ आ गया, ये माइनस के साथ है तो इधर प्लस हो गया, ये 1 यहीं पे है, इसको इधर ले लीजिए 1, तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 0.7, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे ही है 300 अपॉन T1 और 1 माइनस 0.7 जो है 0.3 हो गया। अरे फिर सॉल्व किस लिए किया, तो यहाँ पे अगर करेंगे ऐसे करेंगे T1 इसको T1 इधर लाइए, इसको इधर लेकर जाइए, ठीक है। तो 303 है, ये 303 अपॉन 0.3 हो गया, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ लेकर जाते हैं, जीरो हो जाएगा, तो ये कट करेंगे तो आ जाएगा 1010 केल्विन, माइनस करेंगे 273 तो आ जाएगा 737 डिग्री सेल्सियस। लीजिए सेकेंड मेथड, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। Calculate the enthalpy of 3 kg of fluid that occupy a volume of 1.5 meter cube if the internal energy is 3.5 megajoule per kg and the pressure is 0.3 meganewton per meter square, ठीक है। एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो एंथैल्पी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंथैल्पी H इक्वल टू होता है U प्लस PV। कभी कभी ये फार्मूला ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है,
ठीक है, या कभी कभी इसको अंग्रेजी में लिखा रहता है। अंग्रेजी में कैसे लिखा रहता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसका मतलब है कि एंथैल्पी है, ये यू जो है इंटरनल एनर्जी है और प्लस है मतलब सम है, और पी एंड वी प्रेशर एंड वॉल्यूम का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ऐसा लिखा रहेगा सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज, तो एंथैल्पी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल पर बात करते हैं। H इक्वल टू यू प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो चलिए एंथैल्पी हमें निकालना है, हमें निकालना ही है H। तो कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ 3 kg ऑफ फ्लूइड। नहीं अगर दिख रहा तो भी मैं जो बोल रहा हूँ समझो, बोल रहा कि एंथैल्पी कैलकुलेट करो जहाँ पे 3 किलो जो है वो फ्लूइड है, दैट ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम को 1.5 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम 1.5 मीटर क्यूब। ठीक है, इफ द इंटरनल एनर्जी इज U इज, इंटरनल एनर्जी 3.5 मेगा जूल पर केजी। ये मजेदार चीज है, हम लोग इंटरनल एनर्जी हीट ट्रांसफर वर्क डन जूल में लेते हैं, पर केजी दिया है मतलब 1 केजी के लिए 3.5 मेगा जूल ले रहा। तो यहाँ पे पहले ही बताया है कि एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, जो कि फ्लूइड है, फ्लूइड जो है वो कितना है 3 केजी है, 3 केजी है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 3 जो हो जाएगा, तब ये हो जाएगा मेगा जूल और केजी हट जाएगा, तब ये हो जाएगा। ठीक है, और mg ऑप्शन में भी दिया है तो उसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी कितना हो गया 3.5 इंटू 3 प्लस सम ऑफ प्रेशर, प्रेशर कितना है, कहाँ गया प्रेशर, फ्लूइड दैट ऑक्यूपाई वॉल्यूम 1.5 kg, प्रेशर 0.3 mn पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रेशर 0.3 हो जाएगा इंटू वॉल्यूम जो है 1.5 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना तो थोड़ा सा भैया मुश्किल है। मुश्किल कैसा है, सॉल्व करते हैं इसको, 5 3 15 3 3 का 9 1 10, पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, प्लस 15 3 45 हो गया, एक डिजिट ए, एक डिजिट के बाद यहाँ, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा ना, ठीक है, हाँ ऐसे हो जाएगा। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कुछ ऐसे स्कूल वाले मेथड से। 10.5 कुछ नहीं है, सामने 0 है तो पॉइंट के बाद पॉइंट, इसके सामने कुछ नहीं तो 0 है, क्या है 4 5, तो यहाँ 5 5 4 9 पॉइंट और 10। ठीक है, तो क्या हो गया 10.95 मेगा जूल हो गया एंथैल्पी। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, A heat engine receives 1000 kilojoule of heat and produces 600 kilojoule of work. The amount of heat rejected in kilojoule and the efficiency percentage of the engine respectively will be. ये दो आंसर है, दो आंसर मैं 2 सेकेंड में निकाल कर बता सकता हूँ। देखो कैसे होगा। अब देखिए 2 सेकेंड बोला हूँ ना, समझाने में ज़्यादा लगा, लेकिन आंसर 2 सेकेंड में ही आएगा। क्या आएगा देखो, एक इंजन है जो 1000 किलो जूल हीट को रिसीव कर रहा है, मतलब सप्लाई कर रहा है, और उसमें से वर्क प्रोड्यूस कर रहा है 600 क्या कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस हो गया। 1000 था और 600 वर्क प्रोड्यूस हो गया, तो हीट रिजेक्ट कितना हुआ 400। तो हीट रिजेक्ट कितना हुआ 400, यहाँ भी 400 है, यहाँ भी 400 है, तो ए या फिर डी आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हीट रिजेक्ट 400 हो गया, वर्क प्रोड्यूस जो है W 600 है, तो इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी 60% आ जाएगा, इफिशियंसी 60% आ जाएगा, मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 600 वर्क प्रोड्यूस है, वर्क प्रोड्यूस 600 कर रहा और 1000 में से 600, अरे भैया 600 1000 में से करेंगे तो और परसेंटेज निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये क्या 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 60% नहीं आ जाएगा क्या, तो राइट आंसर डी नहीं हो जाएगा। बताओ, अब सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। देखो सॉल्व करते हैं मज़े से, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए मेथड से सॉल्व करते हैं, पूरा मेथड यूज करेंगे। वर्क डन इक्वल टू होता है हीट सप्लाई माइनस
और ये क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, वर्क डन इक्वल टू हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन होता है। तो हीट सप्लाई 1000 का हो रहा है तो हीट रिजेक्शन कितना हो जाएगा, ये हाँ यहाँ पे लिख देते हैं वर्क डन। वर्क डन तो 600 प्रोड्यूस कर ही रहा ना, ठीक है। ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं, ये गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। हीट रिजेक्शन क्या पूछा है, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन क्या होता है, हीट सप्लाई जितना हुआ और कितना वर्क डन हुआ वो हो गया। तो हीट सप्लाई 1000 हुआ, वर्क डन 600 हो गया, तो 400 यूनिट आ गया किलो जूल हीट रिजेक्शन, ठीक है। 400, तो 400 यहाँ भी है और यहाँ भी है, गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक ही ऑप्शन में रहता तो इसके बाद सॉल्व ही नहीं करते, आगे बढ़ जाना होता है एग्जाम में, ठीक है। वहाँ सॉल्व करके मज़ा नहीं लेना है, आपको कॉपी चेक करके आंसर मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया। तो इफिशियंसी अगर निकालते हैं तो 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई होता है, ठीक। 1 अपॉन हीट रिजेक्शन माइनस हीट सप्लाई, ठीक। तो 1 माइनस हीट रिजेक्शन हमने 400 ला दिया और हीट सप्लाई 1000 का हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चाहे तो आप कैंसिल कर दे, नहीं करेंगे तो भी कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं। 10 माइनस 4 6 आ गया, 6/10 मतलब आ गया 0.6। 0.6 मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो पहला 400 दूसरा 60%, डी आंसर आ गया। A reversible heat engine working at the rate of 100 kilowatt has an efficiency of 20%. The magnitude of heat transfer rate from the source and to the sink in kilowatt would be, ठीक है। ये तो क्या पूछ रहा है, the magnitude of heat transfer rate from the source and to the sink in kilowatt would be, ठीक है। ये दो आंसर दिया हुआ है, तो एक सोर्स टेम्परेचर भी निकालना है और सिंक टेम्परेचर भी निकालना है, ठीक है। वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट यानी ये W दे दिया है, एफिशिएंसी 20% दे दिया है, 20 करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला। देखिए डेटा में क्या दिया है, ये भी बहुत सिंपल है। डेटा में दिया है एक वर्क डन दे दिया है आपको 100 किलोवाट का और एफिशिएंसी दे दिया है 20% का, यानी हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो इफिशियंसी हम लोग निकाल, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। तो इफिशियंसी जो कितना दिया है 0.2 इक्वल टू वर्क डन जो है 100 है और ये हीट सप्लाई लिख लिए। तो हीट सप्लाई इधर लेकर आएंगे और 100 अपॉन 0.2 करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर यहाँ हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी हीट सप्लाई हो जाएगा 500 किलो जूल। 500 किलो जूल का हीट सप्लाई हो गया। तो आप हीट रिजेक्शन ही तो पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब हीट रिजेक्शन। तो हीट ट्रांसफर हीट रिजेक्शन क्या होता है, जितना हीट सप्लाई हुआ और कितना वर्क डन हुआ वो। तो हीट सप्लाई हो गया 500 माइनस वर्क डन जो है, वर्क डन जो है 100 हो गया, मतलब हो गया 400 किलो जूल, ठीक है। तो क्या आ गया, पहला क्या आ गया 500 दूसरा 400, किधर है सी है, 500 और 400, ठीक। ये मेथड हो गया। एक सेकेंड में बिना पेन उठाए इसका आंसर बता दूं, ठीक है। आंसर तो बता ही, चलिए एक आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वर्क डन जब 100 है, वर्क डन देखिएगा ध्यान से सुनना है। वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट यानी वर्क डन 100 है और इफिशियंसी 20% है। वर्क डन कितना 100 है और इफिशियंसी 20%, यानी 20% इक्वल टू 100 है। तो ये अगर 100% रहता 20 25 100 होता है, ठीक है। अगर ये 100% होता तो ये 100 × 5 इसमें भी कर दीजिए, तो 500 किलोवाट क्या हो जाता, हीट सप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है, हीट सप्लाई 500 किलो जूल आ गया, 500 आ गया। क्योंकि वर्क डन 100 है, वर्क डन 100 कब है, जब इफिशियंसी 20% ही काम कर रहा है। तो 100% काम करता, 100% काम करेगा तो हीट सप्लाई 100% काम करेगा तो वर्क डन ही मान लीजिए 500 हो जाएगा।
तो हीट सप्लाई आप समझिए कि 500 हो गया, 500 हीट सप्लाई था और 100 किलोवाट आपको वर्क डन हो रहा, मतलब 400 हीट रिजेक्शन हो जा रहा है, मतलब 400 हीट रिजेक्शन हो जा रहा। तो ये देखिए 400 है, ये देखिए 400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ हीट इंजन इज सप्लाइड विथ 278 किलोवाट ऑफ हीट एट कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर ऑफ 283 डिग्री सेल्सियस एंड हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस एट 5 डिग्री सेल्सियस। द इंजन इज रिवर्सिबल इफ द हीट रिजेक्टेड इन किलोवाटेज। हीट सप्लाई हो रहा 278, डेटा हीट सप्लाई हो रहा है कितना 278 किलोवाट एट कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर। T1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है 283, इसमें डिग्री सेल्सियस में गया 273 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा केल्विन में, 3 और 3 6 और 8 7 कितना होता है भाई 15 होता है क्या, 15 और 2 2 4 1 5, 556 केल्विन। और T2 जो है वो हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 278 केल्विन। अरे तो मज़ेदार हो गया, 278 का दुगुना ही तो 556 होता है ना, इसको अगर कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब इफिशियंसी जो होगा वो 50% आ जाएगा। जब इफिशियंसी 50% आ जाएगा तो जितना हीट सप्लाई हो रहा उतना ही हीट रिजेक्शन हो रहा, तो 278 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 139। राइट आंसर ही हो जाएगा। ये बिना हाथ पेन उठाए नहीं कर सकते सॉल्व, लेकिन यहाँ पे किए कि अगर टेम्परेचर देखिए एक दूसरे के डबल आ गया, मतलब इंजन का एफिशिएंसी 50% है, तो हीट जितना सप्लाई हो रहा उसका आधा हीट रिजेक्ट होगा और उसके आधा ही वर्क डन भी होगा, क्योंकि इंजन का एफिशिएंसी 50% है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बता दूं क्या, द इंजन रिवर्सिबल इफ द हीट रिजेक्टेड इन किलोवाटेज। ठीक है, रिवर्सिबल इंजन है ना, फॉर रिवर्सिबल इंजन दूसरे मेथड से इंजन अगर रिवर्सिबल हो तो होता है Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2। ठीक है, ये होता है। बात कुछ नहीं है, बात वही वाला है, बात वही वाला है Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2 जो लिखे थे क्लॉसियस इनइक्वालिटी, वहीं से ये जन्म लिया है, उसी फार्मूला से जन्म लिया है। ठीक है, Q1 को हम क्यों ना हीट सप्लाई लिख लेते हैं और Q2 को हीट रिजेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, मज़ा रहेगा। तो 278 हीट सप्लाई है और T1 जो है 556 है, इक्वल टू हीट रिजेक्शन हमें पूछा गया है और T2 दे दिया है 278। ठीक है, तो Q हीट रिजेक्शन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये देखें 278 इंटू 278, ये सेम आ रहा क्या, अच्छा यहाँ भी 278 है, यहाँ भी 278 है, वाह और मज़ा आ गया। और यहाँ पे 556 है, 1 2, ठीक है, 2 1 कम 2 139। देखिए कैसे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा तो ये 18 हो गया और 9 दूना 18। ठीक है, ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं। तो हीट रिजेक्शन कितना आ गया 139 किलोवाट, ये हो गया। कार्नोट इफिशियंसी से भी अगर किसी को इच्छा हो रहा होगा ज़्यादा, द मैक्सिमम इफिशियंसी दैट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 327 एंड 27 डिग्री कैन बी। ठीक है, मैक्सिमम इफिशियंसी पूछ रहा है तो वही करना है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये करने की भी ज़रूरत नहीं रहता, अगर 327 जो है T1 टेम्परेचर दिया हुआ है, इसमें 273 ऐड कर लीजिए तो क्या होगा, 3 दूना 5 और 1 600 केल्विन हो जाएगा। और T2 जो हो जाएगा 27 डिग्री है, 27 में 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ये दोनों का डबल है, T1 और T2 देखिए 600 है 300 है, हाफ और डबल का ये है, तो मतलब 50% इफिशियंसी आएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा आंसर। इतने से समझ में आ जाना चाहिए। 1 माइनस T2 जो है लिख लेते हैं 300 अपॉन T1 600, 3 एकम 3 3 दूना 6, 1 माइनस 1/2 1/2,
ठीक है, राइट आंसर 1C। ठीक है, इसमें अब ज़्यादा नहीं फंसते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सबका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट, while working between temperature 150 Kelvin and 300 Kelvin, the entropy change experienced by the Carnot engine during heat addition is 1 kilojoule per Kelvin. The work produced kilojoule by the engine. ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। ठीक है, एंट्रोपी की बात आया है, कहाँ गया भाई? ये है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, डेटा लिख लेते हैं पहले, थोड़ा सा अलग है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, T1 जो है इसमें 300 केल्विन होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर T1 होता है, और T2 150। वही बोला ना कि आगे पीछे अगर लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। T2 हमेशा लोवेस्ट टेम्परेचर होगा, याद रखिएगा। जब फार्मूला लिखेंगे तो सब लोवेस्ट टेम्परेचर को ऊपर लिखना है, ऊपर। ठीक है, और एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस बाय द कार्नोट इंजन ड्यूरिंग द हीट एडिशन। हीट एडिशन जो है QS, हीट सप्लाई है 1 किलो जूल पर केल्विन। द वर्क प्रोड्यूस किलो जूल इज, W पूछ रहा है कि वर्क प्रोड्यूस यानी W जो होगा ये कितना होगा। देखिए इतने से आंसर नहीं निकलेगा। हीट प्रोड्यूस बोला है 1 किलो जूल पर केल्विन, तो वो करेंगे ना, कार्नोट इफिशिएंसी लगा के अगर सॉल्व कर लेंगे, ये वाला 1 माइनस T2 अपन T1 इक्वल टू वर्क डन अपन हीट सप्लाई इसी को लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कार्नोट इंजन ड्यूरिंग हीट एडिशन। एंट्रोपी चेंज का नाम लिखा है, एंट्रोपी चेंज ऑफ एंट्रोपी, ये लिखते हैं DS से। DS इक्वल टू होता है Q1 यानी हीट सप्लाई अपन टेम्परेचर T1 होता है। तो हीट सप्लाई कितना है, 1 है और क्या है, टेम्परेचर T1 300 है। ठीक है, 300 है। ठीक, तो एक मिनट, हाँ, इसको ऐसे ही रख सकते हैं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा। While working between temperature 150 Kelvin and 300 Kelvin, the entropy change experienced by the Carnot engine during heat addition is 1 kilojoule per Kelvin. The work produced kilojoule by the engine is। ठीक है, किसी का आ रहा आप लोगों का आंसर? एंट्रोपी एक टोटल ही दिया हुआ है, एंट्रोपी चेंज ये टोटल DS ही दिया हुआ है। एक मिनट देखिए, ये DS इक्वल टू होता है Q1 अपन T1। ठीक है, तो देखेंगे तो ये दिया है Q1 अपन T1 जो है 300 है, ये इक्वल टू 1 किलो जूल पर केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे Q1, तो इक्वल टू 300 इंटू 1 जो हो जाएगा 300 किलो जूल हो जाएगा ये। ठीक है, ये Q1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, एफिशिएंसी का फार्मूला लगा लेंगे। इसको थोड़ा साइड में करते हैं, ये ज़्यादा मैंने जगह ले लिया लिखने के चक्कर में इधर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसमें एफिशिएंसी वाला फार्मूला लगा देंगे। कार्नोट इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन T1 इक्वल टू वर्क डन अपन हीट सप्लाई। ये वाला हीट सप्लाई नहीं है, वो वाला 1 किलो जूल पर केल्विन दिया है, वो हीट एडिशन है। ठीक है, कार्नोट इंजन में। ठीक, तो ये देखें 1 माइनस T2 कितना है, 150 अपन T1 300 इक्वल टू वर्क डन हमें निकालना ही है। नेटवर्क अपन हीट सप्लाई ये 300 लिए हैं हमने, तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। 1/2 इक्वल टू W/300। ठीक है, तो W इक्वल टू 300 इधर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 300 आ जाएगा, तो ये 150 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क प्रोड्यूस इक्वल टू 150 किलो जूल, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा B आंसर। ठीक है, क्वेश्चन
द लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस इज 2560 किलो जूल पर केजी। व्हाट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी विद द इवापोरेशन? एंट्रोपी चेंज पूछ रहा भैया यहाँ पे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा और ऐसा क्वेश्चन आने के भी बहुत कम उम्मीद है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के भी बहुत कम उम्मीद है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है T 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। और लेटेंट हीट दिया है LH बोलेंगे इसको, LH ये 2560 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज या चेंज ऑफ एंट्रोपी कुछ भी लिख सकते हैं। एंट्रोपी चेंज जब बोलेगा इसमें, एंट्रोपी चेंज को डेल्टा S भी बोला जाता है और जो मैं लिख रहा हूँ DS वो भी बोला जाता है। तो एंट्रोपी चेंज आपने पहले देखा था, क्या बोला था? Q1/T1 या Q/T1 बोला था। यहाँ पे होता है एंट्रोपी चेंज जब लेटेंट हीट दिया है तो लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर होता है। लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर, लेटेंट हीट 2560 है, अपन टेम्परेचर जो है 373 है। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना इतना आसान तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.86 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया हर टाइप का, और लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से 2 टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 kg of steam sample contains 0.8 kg dry steam. Its dryness fraction is। ठीक है, देखिए ये एग्जाम में ड्राइनेस फ्रैक्शन भी पूछा जाता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा जाता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला पूछा जाता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। ये होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करने पे ध्यान दो। न्यूमेरिकल ज़्यादा करोगे तो थ्योरी का क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, आप जाओगे न्यूमेरिकल करके आ जाएगा थ्योरी एग्जाम में तो फॉर्मूला पूछ देगा, तो फॉर्मूला तो पता ही रहेगा, और न्यूमेरिकल करके तो गए ही थे, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल कर ही दोगे। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए डेटा की बात करते हैं। स्टीम कितना है? 1 kg है। स्टीम जो है 1 kg है। ठीक है, इसमें से 0.8 kg ड्राई स्टीम है। ड्राई स्टीम यानी मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वेपर कितना है? 0.8 ड्राई स्टीम। ठीक है, मास ऑफ लिक्विड मतलब इसमें लिक्विड है। ठीक है, तो मास ऑफ लिक्विड कितना होगा? जितना स्टीम कितना था 1 kg, तो मास ऑफ वेपर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा, यानी 0.2 जो है ml है मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? वैल्यू ही तो पुट करना है। मास ऑफ वेपर 0.8, मास ऑफ वेपर 0.8 प्लस मास ऑफ लिक्विड 0.2, तो हो जाएगा 0.8 प्लस 0.2 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर जो होगा 0.8 आ जाएगा। बी आंसर है क्या? लो राइट आंसर है शशि भूषण चंद्रभूषण। आप लोग का देखो बहुत अच्छे से रिवीजन करके आए हैं तभी बता पाए हैं। ठीक है, तो देखिए हो गया चीज़ें। अब दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ कि कभी कभी ड्राई स्टीम दिया है ना, ड्राई स्टीम यानी मास ऑफ वेपर होता है। ठीक है, और मास ऑफ लिक्विड भी आपको दिया रहता है। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन का ये थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन है कि यहाँ डेटा के लिए माइनस माइनस करना पड़ता है। नहीं तो मास ऑफ लिक्विड भी आपको दिया रहेगा, मास ऑफ वेपर भी दिया रहेगा, बस ये फार्मूला पता रहेगा, इसको बैठाना है, उस पर आंसर निकालना है, कुछ नहीं है। और ड्राइनेस फ्रैक्शन का ये फार्मूला जो है याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पूरा क्वेश्चन जो है हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए तो थैंक यू आप सभी को। ठीक है, अगर यहीं से आप यही वीडियो देखकर अगर आप एग्ज़ाम देने चले जा रहे हैं तो आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स देख रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो मिलेगा, फिर से उसमें आपको विश करूँगा। ओके, तो अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू आप सभी को।
ओके, चलिए बाय बाय।